वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन टेक्निक्स में क्रोमेटोग्राफी को पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, जिसका यूज करके हम आसानी से मिक्सचर में से अपने चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या आयंस का सेपरेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है और इसी के साथ क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को पढ़ने से पहले हम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसका यूज करके हम मिक्सचर में से एनालाइट्स का सेपरेशन कर सकते हैं। एनालाइट टर्म हम उस कंपोनेंट के लिए काम में लेते हैं जिसको हम आइसोलेट करके, सेपरेट करके प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं ताकि फर्दर उसका डिटेल में एनालिसिस किया जा सके। तो जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल होता है, डिजायर्ड कंपोनेंट होता है, उसको हम एनालाइट कहते हैं। एंड मिक्सचर में जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में एनालाइट का सेपरेशन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के साथ में एनालाइट के डिफरेंशियल इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि ऐसे एनालाइट जिनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में ज्यादा होगा, इंटरेक्शन मोर विथ स्टेशनरी फेज, ये एनालाइट रिटार्ड करते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं ये स्लो मूव करते हैं। जबकि ऐसे एनालाइट या कंपोनेंट्स जिनका इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ में ज्यादा होता है, मोर विथ मोबाइल फेज, ये जो कंपोनेंट होते हैं ये फास्ट मूव करते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं इनका इल्यूशन पहले होता है। ठीक है, ये फर्स्ट इल्यूट आउट होते हैं। ये एक सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल है जो कि सभी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी में अप्लाई होता है। क्रोमेटोग्राफी में एनालाइट का सेपरेशन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के साथ में एनालाइट के रिलेटिव इंटरेक्शन और डिफरेंशियल इंटरेक्शन के बेसिस पर होता है। अब हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम आयंस या पोलार मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि चार्ज्ड होते हैं जिनके ऊपर हम चार्ज इंपार्ट कर सकते हैं, उनका सेपरेशन हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं। इस टेक्निक की एक लिमिटेशन है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या फिर जिनके ऊपर हम चार्ज अप्लाई नहीं कर सकते, उनका सेपरेशन हम इस टेक्निक के द्वारा नहीं कर सकते। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक टाइप की कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो कि मेनली एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है मेनली वो एड्सॉर्प्शन का होता है। क्रोमेटोग्राफी में बच्चों हमने पढ़ा है या तो मेनली सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल लगता है या एड्सॉर्प्शन का प्रिंसिपल काम करता है। हम एक कॉलम तैयार करते हैं एंड कॉलम में अपनी सॉलिड स्टेशनरी फेज को हम फिल कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपना कॉलम तैयार किया। ऊपर से हम सैंपल को लोड करते हैं। सैंपल लोडिंग, जो हमारा सैंपल होता है इसको हम ऑलरेडी मोबाइल फेज के साथ में डिसॉल्व करके इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं एंड इल्यूशन होने देते हैं। ठीक है, ये हमारा सैंपल है। एड्सॉर्प्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऐसे सॉल्यूट्स, ठीक है, या ऐसे कंपोनेंट्स जिनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा होगा, जो स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करेंगे वो सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे एनालाइट या कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करते हैं ये एड्सॉर्ब्ड होते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होते हैं जो कि स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्ट करते हैं ये कॉलम में रिटेन हो जाते हैं। ठीक है, इनका रिटेंशन होता है, ये रिटार्ड हो जाते हैं। जबकि ऐसे कंपोनेंट जो कि मोबाइल फेज के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, जिनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में नहीं होता या कम होता है, वो कॉलम में मोबाइल फेज के साथ में रन करते हुए बाहर इल्यूट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका इल्यूशन पहले होगा, ठीक है,
एनालाइट जो स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एड्सॉर्ब्ड होंगे, वो रिटार्ड होंगे, जबकि एनालाइट जो मोबाइल फेज के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका पहले इल्यूशन होगा। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का या एड्सॉर्प्शन का। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यही प्रिंसिपल काम करता है, इसलिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का भी एग्जाम्पल है। इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी हम एक कॉलम तैयार करते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम आयंस या पोलार मॉलिक्यूल्स या हम कह सकते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का हम सेपरेशन करते हैं। एंड बच्चों आपको पता है चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ऐसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम केटायन कहते हैं, जबकि ऐसे आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम एनायन कहते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है ये स्टेशनरी फेज हमारी सॉलिड रेजिन बीड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड रेजिन बीड्स जो कि चार्ज्ड होते हैं उनको हम स्टेशनरी फेज जैसे काम में लेते हैं। ये जो रेजिन बीड्स होते हैं ये इनर्ट सपोर्टिंग मैट्रिक्स जैसे होते हैं। इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ये सपोर्टिंग मैट्रिक्स जैसे होते हैं। जब हम इनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप कोवेलेंटली अटैच कर देते हैं तो ये इनर्ट रेजिन बीड्स चार्ज्ड बीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज ये कोई सेलुलोज का बीड है, इसके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर हमने एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सी मिथाइल इसको हमने अटैच कर दिया। कार्बोक्सी मिथाइल को अटैच करने के बाद में इस बीड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम CMC कहते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, और ये बहुत ही कॉमनली काम में लिए जाने वाला रेजिन बीड है। इसी तरह डेक्स्ट्रीन है, ये डेक्स्ट्रीन बीड, यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच किया। जस्ट सपोज हमने अगेन कार्बोक्सी मिथाइल लिया और इसको हमने अटैच कर दिया है। कार्बोक्सी मिथाइल को अटैच करने के बाद में इस डेक्स्ट्रीन बीड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको CM सेफाडेक्स कहते हैं। ये CM सेफाडेक्स ये इसका ट्रेड नाम है। इसी तरह पॉलीस्टाइरीन है, यहाँ पर हमने एक फंक्शनल ग्रुप अटैच किया सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को यहाँ पर अटैच करने के बाद में इस बीड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया Ag50, ये इसका ट्रेड नेम है। ये अगेन हमने डेक्स्ट्रीन बीड लिया, यहाँ पर हमने एक फंक्शनल ग्रुप डाई इथाइल अमीनो इथाइल इसको हमने अटैच कर दिया। इसको अटैच करने के बाद में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड इसका ट्रेड नेम है DEAE सेफाडेक्स। ये भी बहुत ही कॉमनली काम में लिया जाने वाला रेजिन बीड है। पॉलीस्टाइरीन बीड हमने लिया एंड यहाँ पर अगेन एक फंक्शनल ग्रुप हमने अटैच किया टेट्रा मिथाइल अमोनियम। टेट्रा मिथाइल अमोनियम को अटैच करने के बाद में यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका ट्रेड नेम है Ag1। तो इस तरह से हम इनर्ट रेजिन बीड्स के ऊपर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके रेजिन बीड्स के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को हम अटैच कर देते हैं। हम एगेरोस के बीड्स काम में ले सकते हैं, ठीक है, हम सेलुलोज के बीड्स काम में ले सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के बीड्स हमारे होते हैं और उनके ऊपर जब हम कोई फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो ये इनर्ट बीड्स चार्ज्ड बीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो इनको हम केटायन बीड्स कहते हैं, ये केटायन बीड्स बन गए। अगर नेगेटिव चार्ज हम जोड़ते हैं तो ये एनायन बीड्स बन जाते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड चार्ज्ड रेजिन बीड्स होती है।
एक बार में हम कॉलम में एक ही टाइप के बीट्स को काम में लेते हैं। मीन्स कॉलम में जो हमारी स्टेशनरी फेज होगी उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक साथ में हम दोनों चार्ज वाले बीट्स को काम में नहीं लेते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने जो बीट्स काम में लिए पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो हमारी सॉलिड फेज है वो कैटायन बीट्स है। क्लियर हो गया। स्टेशनरी फेज जो कि चार्ज्ड रेजिन बीट्स होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज को आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। आयन एक्सचेंजर क्यों कहते हैं इसको अभी हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम कॉलम तैयार करते हैं जिसमें हमारी स्टेशनरी फेज चार्ज्ड रेजिन बीट्स होते हैं। एक बार में हम एक ही टाइप के चार्ज्ड बीट्स को काम में लेंगे, या तो बीट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या बीट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। एंड सिलेक्शन ऑफ बीट्स और चॉइस ऑफ बीट्स, कौन से चार्ज वाले बीट्स हमने काम में लेने हैं, ये डिपेंड करता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनालाइट। ठीक है, एनालाइट के ऊपर कौन से चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन से बीट्स काम में लेंगे एज ए स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर एडसॉर्प्शन का प्रिंसिपल काम में आता है, जिसके अकॉर्डिंगली जो एनालाइट होते हैं उनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा है, ये स्टेशनरी फेज पर रिटार्ड होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं इनका रिटेंशन होगा। ठीक है, जबकि ऐसे एनालाइट जिनका इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ में ज़्यादा है ये फर्स्ट इल्यूट आउट होंगे। ठीक है, इनका इल्यूशन पहले होगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम एक कॉलम तैयार करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें अपनी सॉलिड स्टेशनरी फेज को, जो कि चार्ज्ड रेजिन बीट्स होते हैं, इनको हम फिल कर लेते हैं। बीट्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। एक बार में हम एक ही टाइप के बीट्स को काम में लेते हैं। जस्ट सपोज हमने जो बीट्स काम में लिए यहाँ पर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो एनायन बीट्स है। स्टेशनरी फेज को हम आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना कॉलम तैयार कर लिया। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो एनालाइट का सेपरेशन होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। सेपरेशन ऑफ एनालाइट इज 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप में होगा सेपरेशन। फर्स्ट स्टेप में रिटेंशन ऑफ एनालाइट, जो हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट है उसका हम रिटेंशन कराते हैं कॉलम में। एंड सेकेंड स्टेप में इल्यूशन ऑफ एनालाइट होता है। ठीक है, अपने डिजायर्ड कंपोनेंट को हम कॉलम से बाहर इल्यूट आउट कराते हैं। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एनालाइट को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने कॉलम लिया, कॉलम में स्टेशनरी फेज को हमने फिल कर दिया जो कि चार्ज्ड रेजिन बीट्स हैं। कौन से चार्ज्ड बीट्स को हमने काम में लेना है इसका सिलेक्शन डिपेंड करता है हमारे एनालाइट के चार्ज के ऊपर। जस्ट सपोज हमको प्रोटीन का मिक्सचर दे रखा है, हमारे पास में इस मिक्सचर में 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन P1 है, प्रोटीन P2, प्रोटीन P3 एंड प्रोटीन P4। प्रोटीन P1 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। P2 के ऊपर -1 चार्ज है, P3 के ऊपर +2 चार्ज है एंड P4 के ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है, और हमको बोला गया है कि इस मिक्सचर में से हमको प्रोटीन P3 को हमने सेपरेट करना है। इट मीन्स ये हमारा एनालाइट है।
ठीक है, हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इसको हमने सेपरेट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनमें चार्जेस में डिफरेंस है, तो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अपने डिजायर्ड मॉलिक्यूल का हम आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो स्टेशनरी फेज होती है उसके साथ में एनालाइट का इंटरेक्शन होता है, एंड स्टेशनरी फेज जो हमारी है वो चार्ज्ड है। ठीक है, कैसी है स्टेशनरी फेज? चार्ज्ड है। इट मीन्स जो इंटरेक्शन होगा वो आयनिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के उनके ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट है, एंड हमारे जो स्टेशनरी फेज है उनके ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट है। तो आयनिक इंटरेक्शन यहाँ पर होता है, एंड आयनिक इंटरेक्शन के बारे में बच्चों आपको पता होगा, जो अपोजिट चार्ज्ड आयंस होते हैं, अपोजिट चार्ज्ड आयंस होते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे के पास में आते हैं एंड आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, जबकि सेम चार्ज्ड आयंस ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, मीन्स इनके बीच में रिपल्शन होता है। ठीक है, बेसिक सा ये आयनिक इंटरेक्शन का प्रिंसिपल है। अपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे एंड आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, एंड सेम चार्ज्ड आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनके बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हम स्टेशनरी फेज काम में लेंगे, जो हमारे चार्ज्ड बीड्स होंगे उनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा हमारे एनालाइट के चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा जो एनालाइट है उसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इसको हम कॉलम में रिटेन करना चाहते हैं। रिटेन करने के लिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज के साथ में जब अट्रैक्ट होगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज वाला हमारा कंपोनेंट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले बीड्स के साथ में आयनिक इंटरेक्शन कर जाएगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें कौन से बीड्स काम में लेने हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे एनालाइट के ऊपर कौन सा चार्ज है। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसको हम नोट कर लेते हैं, जिससे आप आसानी से प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयनिक इंटरेक्शन occurred between opposite charged analyte and resin beads. If analyte has positive charge, we use negatively charged beads. If positive charge is present on analyte, we use नेगेटिवली चार्ज्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज 2 बार लिख दिया है, तो थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिए। इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एनालाइट, वी यूज पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिन बीड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने एनालाइट के चार्ज के बेसिस पर रेजिन बीड्स का सिलेक्शन कर लिया, एंड कॉलम को हमने तैयार कर लिया। प्रोटीन का हमने मिक्सचर लिया, एंड मिक्सचर को हमने मोबाइल फेज के साथ में डिसॉल्व करके इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया। कॉलम में ऊपर से अपने सैंपल को हम लोड करेंगे, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, एंड इल्यूशन हम होने देंगे। ठीक है,
यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो सेपरेशन होगा वो आयनिक इंटरेक्शन के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन P1 है एंड प्रोटीन P2 है, प्रोटीन P1 पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल है, एंड प्रोटीन P2 के ऊपर माइनस चार्ज चार्ज प्रेजेंट है। तो सेम चार्ज वाले आयंस के बीच में रिपल्शन होगा, मीन्स P1 एंड P2 ये नेगेटिवली चार्ज्ड बीट्स के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे और ये मोबाइल फेज के साथ में कॉलम में रन करते हुए बाहर इल्यूट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इल्यूशन किसका हो रहा है, इल्यूट आउट हो रहे हैं हमारे P1 एंड P2 प्रोटीन। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। सेम चार्ज्ड components and neutral molecules elute out first during इल्यूशन। ठीक है, जब हम इल्यूशन कराते हैं तो पहले इल्यूट आउट कौन होंगे, ऐसे हमारे कंपोनेंट्स इल्यूट आउट होंगे जिनके ऊपर रेजिन बीट्स के सेम चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर रेजिन बीट्स नेगेटिव चार्ज के साथ में है, तो ये दोनों प्रोटीन्स जो है P1 एंड P2 जिनके ऊपर न्यूट्रल एंड माइनस चार्ज है, ये फर्स्ट इल्यूट आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे अब प्रोटीन है P3 एंड P4। ठीक है, जो सॉल्यूट्स सैंपल के थ्रू एंटर कर रहा है कॉलम में, उसमें P3 एंड P4 अब रह गए। P3 के ऊपर +2 चार्ज है एंड P4 के ऊपर +1 चार्ज है। यहां पर हम कॉलम को एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में हमने एनालाइट का रिटेंशन करना है। हमारा जो एनालाइट है वो P3 है, इसको हमने कॉलम में रोक के रखना है। ठीक है, इसको सॉलिड सरफेस पर रेजिन बीट के ऊपर हमने रिटेन करके रखना है। ये हमने अपना कॉलम लिया, ये हमारे रेजिन बीड्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा सैंपल आ रहा है, सैंपल हमने लोड किया। P1 एंड P2 ये इल्यूट आउट हो गए एंड जस्ट सपोज ये है P3 +2 जिसके ऊपर चार्ज है, और ये है P4 जिसके ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड रेजिन बीड्स के ऊपर ये आयनिक इंटरेक्शन के द्वारा रिटेन हो गए, इनका कॉलम में रिटेंशन हो गया है। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, रिटेंशन ऑफ एनालाइट। क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा एनालाइट है इसको हमने कॉलम से बाहर निकालना है ताकि इसको हम प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन कर सके। ठीक है, इसको हमने कॉलम में रोक के नहीं रखना, तो इसको हमने कॉलम से बाहर निकालना है। तो सेकेंड स्टेप जो हमारा इल्यूशन का होता है, इल्यूशन के लिए अब हम क्या करेंगे, हम कॉलम में ऊपर से बफर सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। यहां पर जो हम बफर सॉल्यूशन काम में लेंगे वो बफर सॉल्यूशन मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाला हम यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर सॉल्यूशन काम में लेंगे, या फिर हम बफर सॉल्यूशन की पीएच में चेंज करके भी अपने डिजायर्ड एनालाइट को, प्रोटीन को हम सेपरेट कर सकते हैं। पीएच को चेंज करके हम किस तरह से सेपरेशन करते हैं इसको बच्चों मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि हम अपने प्रोटीन P3 को, जो कि हमारा एनालाइट है, इसको हमने कॉलम से बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम ऊपर से और बफर सॉल्यूशन अपना मिलाएंगे। ठीक है, ऊपर से बफर डालेंगे और जो बफर हम यहाँ पर काम में लेंगे वो मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाला होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि माइनस एंड या प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज कौन सा है, +2 है यहाँ पर, इसी तरह माइनस है और यहाँ पर +1 है। आयनिक इंटरेक्शन में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर
जो +2 चार्ज वाला हमारा प्रोटीन है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एंड P4 जिसके ऊपर +1 चार्ज है, ये जो आयनिक बॉन्ड बना रहा है ये वीक आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होती है ना वो डिपेंड करती है चार्ज के स्ट्रेंथ पर, ठीक है। तो इसको भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस, ठीक है, या एनालाइट, ठीक है। एनालाइट के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने स्ट्रेंथ वाला आयनिक बॉन्ड बना रहा है। मोर चार्ज या मोर स्ट्रेंथ वाला चार्ज है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। तो यहां पर जो +3 है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है इन कंपैरिजन टू P4 प्रोटीन के, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर सॉल्यूशन यहाँ पर ऊपर से ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि जो हम बफर सॉल्यूशन काम में ले रहे हैं, जब सपोज उसके पास में कोई ऐसा आयन है जिसके ऊपर +3 चार्ज है, तो यहाँ पर हमने चार्ज की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है, ठीक है। चार्ज की स्ट्रेंथ को यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, हमने इस बफर को कॉलम में ऐड किया। अब आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग आयन आ जाता है तो वीक आयन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो H+3 जब कॉलम में मूव करेगा तो ये क्या करेगा, जो P4 है जिसके ऊपर +1 चार्ज ही है ये वीक इंटरेक्शन दिखा रहा है, तो H+3 इस P4 को रिप्लेस कर देगा। P4 रेजिन बीट से डिटैच हो जाएगा, ये जो इंटरेक्शन है ये टूट जाएगा, P4 बाहर निकल गया, ठीक है। और इसके बजाय माइनस के साथ में या नेगेटिव बीट्स के साथ में ये जो X+3 है इसने अपना बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जुड़ गया है, X+3 जुड़ गया है, ठीक है। अगेन इसको यहाँ पर ऐसे समझ लें आप, क्या हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ में यहां पर P4 जिसके ऊपर +1 चार्ज था ये कोई स्ट्रॉन्ग आयन आया हमारा जिसके ऊपर +3 चार्ज है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक को हटा देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग खुद बॉन्ड बना लेगा, X+3 ये बॉन्ड बना लेगा एंड P4 जो है उसका इंटरेक्शन नेगेटिवली चार्ज्ड बीट से हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो P4 है वो कॉलम में बाहर रिमूव हो गया, ठीक है। P4 कॉलम में बाहर रिमूव हो गया। तो यहां पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो P4 इससे डिटैच हो गया, ठीक है। अब ये P4 मोबाइल फेस के साथ में मूव करता हुआ इल्यूट आउट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट जो इल्यूट आउट हुआ था, इल्यूशन जो हुआ था फर्स्ट P1 एंड P2 का हुआ था, अब कौन सा बाहर निकला है हमारा प्रोटीन, P4 जो कि वीक आयनिक बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इल्यूशन किसका होता है, फर्स्ट सेम चार्ज्ड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का, एंड सेकेंडली वीक बॉन्ड बनाने वाले वीक बॉन्डेड आयंस का सेकेंड इल्यूशन होगा, ठीक है। सेकेंडली ये इल्यूट आउट हो जाएंगे। आगे अब हम देखते हैं ये जो हमारा X+3 आयन है,
यहां से थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। P4 हमारा इल्यूट आउट हो गया। ये जो हमारा X+3 आयन बफर सॉल्यूशन के साथ में आ रहा है, इसने पहले वीकली बॉन्डेड आयंस को एक्सचेंज कर दिया। अब ये क्या करेगा, P3 जो कि P4 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा था, उसको एक्सचेंज करेगा, उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो P3 भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, एंड यहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड बीट्स के साथ में X3+3 चार्ज के साथ में ये आयनिक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, P3 भी कॉलम से बाहर निकल गया, ये P3 डिटैच हो गया। अब ये भी मोबाइल फेस के साथ में बाहर इल्यूट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट इल्यूट आउट हुए थे सेम चार्ज्ड या न्यूट्रल, देन फिर इल्यूशन होता है ऐसे आयंस जो कि वीक बॉन्ड बनाते हैं, देन इल्यूशन होता है लास्ट में जिनका इल्यूशन होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखने वाले आयंस का। ठीक है, तो इल्यूशन ऑर्डर क्या हुआ, इल्यूशन ऑर्डर P1 P2 ये दोनों साथ में निकल जाएंगे, देन P4 देन P3। ठीक है, इस ऑर्डर में यहां पर जो हमारे प्रोटीन्स थे उनका इल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने इल्यूशन के लिए क्या किया है, मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाला हमने बफर सॉल्यूशन यहां पर काम लिया, या फिर हम बफर सॉल्यूशन की पीएच को भी चेंज करके इल्यूशन को करा सकते हैं। तो इस तरह से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो एनालाइट का सेपरेशन हो रहा है उसमें एनालाइट एक्सचेंज होते हैं मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाले आयंस के द्वारा। ठीक है, जैसे P3+2 चार्ज के साथ में है, लेकिन ये एक्सचेंज हो जाता है X+3 के द्वारा, इसलिए यहाँ पर जो हमारी सॉलिड रेजिन बीड्स होते हैं जो कि आयंस को एक्सचेंज करते हैं वो आयन एक्सचेंजर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनालाइट का सेपरेशन उन पर प्रेजेंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस प्रेजेंट बिटवीन एनालाइट एंड आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर यहाँ पर हमारी सॉलिड रेजिन बीड्स होते हैं, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन को एक्सचेंज करते हैं इसलिए इनको हम आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी oppositely charged analytes will be retained in the column while same charged neutral molecules will be elute out of the column। and अपने analyte को elute out करने के लिए हम particular pH का या फिर हम मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाला इल्यूशन बफर को काम में लेते हैं। सो इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में रिटेंशन होता है एंड सेकेंड स्टेप में एनालाइट का इल्यूशन होता है। यहाँ पर एनालाइट एंड स्टेशनरी फेज के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनता है, जो आयनिक इंटरेक्शन होता है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एनालाइट के ऊपर प्रेजेंट चार्ज की स्ट्रेंथ पर एंड डेंसिटी ऑफ द चार्ज के ऊपर। ठीक है, अगर +2 चार्ज है, +1 चार्ज है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है +2 चार्ज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जबकि +1 इसके कंपैरिजन में वीक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर एनालाइट के ऊपर चार्ज कौन सा प्रेजेंट है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन एनालाइट एंड स्टेशनरी फेज। क्यूमुलेटिवली कहे तो एनालाइट एंड स्टेशनरी फेज मैट्रिक्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो 3 फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है, नेट चार्ज, आयनिक स्ट्रेंथ एंड पीएच ऑफ द इल्यूशन बफर। इल्यूशन बफर की पीएच किस तरह से आयनिक इंटरेक्शन को डिटरमाइन करती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि टोटल जो इंटरेक्शन हो रहा है एनालाइट एंड रेजिन बीड्स के बीच में, वो एनालाइट के ऊपर प्रेजेंट चार्ज के स्ट्रेंथ पर,
डेंसिटी ऑफ चार्ज के ऊपर एंड पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, इल्यूशन बफर की पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम वीई, आरटी, आरवी ये क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। वीई इल्यूशन वॉल्यूम, जिसको हम आरवी भी कह सकते हैं, रिटेंशन वॉल्यूम। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ बफर required to elute out analyte from the column। कॉलम से एनालाइट को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितने अमाउंट में हमारे को बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है उसे हम इल्यूशन वॉल्यूम या फिर रिटेंशन वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ पर अगेन आप समझिए कि जितना ज़्यादा एनालाइट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और उतने ज़्यादा अमाउंट में हमारे को इल्यूशन वॉल्यूम की या रिटेंशन वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ इल्यूशन वॉल्यूम या आरवी is directly proportional to the strength of the charge present on analyte। ठीक है, एनालाइट के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज स्ट्रेंथ है उतना ज़्यादा इल्यूशन बफर हमारे को चाहिए होगा। ठीक है, +1 जल्दी बाहर निकल जाएगा, +2 इसको ज़्यादा अमाउंट में इल्यूशन बफर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह अगर हम आरटी देखें, आरटी क्या है, रिटार्डेशन टाइम, टाइम टेकन बाय एनालाइट टू इल्यूट आउट फ्रॉम दी कॉलम। ठीक है, कॉलम से एनालाइट को बाहर निकलने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम आरटी कहते हैं। ठीक है, जो एनालाइट जिसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ का चार्ज प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उसको कॉलम से बाहर निकलने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब है उसका उतना ज़्यादा रिटार्डेशन हो रहा है। सो वैल्यू ऑफ आरटी, रिटार्डेशन टाइम या रिटेंशन टाइम, इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the strength of charge present on analyte। ठीक है, एनालाइट के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है इसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है रिटेंशन टाइम। पार्टीशन कोफिशिएंट अगर हम देखें, पार्टीशन कोफिशिएंट जिसको बच्चों आपके बुक में केडी से लिखा आ सकता है या सिग्मा से भी लिखा आ सकता है, ये रेशो होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन स्टेशनरी फेज अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोबाइल फेज। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टीशन कोफिशिएंट केडी आप देखिए, ऐसे हमारे एनालाइट जिनका इंटरेक्शन सॉलिड रेजिन बीड्स के साथ में ज़्यादा है, मीन्स जिनके ऊपर चार्ज स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, जिनका इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है सॉलिड फेज के साथ में, रेजिन बीड्स के साथ में। ठीक है, उनके लिए केडी की वैल्यू हाई होगी क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए सॉल्यूट में रहेंगे। ठीक है, सो केडी वैल्यू हाई किस जो होती है वो डिपेंड करती है, केडी वैल्यू ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनालाइट। क्लियर है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। इसके ऊपर बच्चों आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आरटी क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पर। केडी वैल्यू ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पर। जितना ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा
वो स्टेशनरी फेज के साथ में आयनिक बॉन्ड बनाएगा, उतना ज़्यादा उसका रिटेंशन होगा, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में उसको कॉलम से बाहर निकालने के लिए इल्यूशन बफर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन VERT और पार्टीशन कोफिशिएंट KD या सिग्मा की वैल्यू देकर आपसे कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे RT की वैल्यू दे रखी है आपको किसी प्रोटीन P1, P2, P3, P4 के लिए, यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पर दे रखा है P1 के लिए 1 मिनट है। ठीक है, P2 के लिए आपको दे रखा है 5 मिनट, P3 के लिए आपको दे रखा है 7 मिनट और P4 के लिए आपको दे रखा है 3 मिनट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटीन होगा जिसके ऊपर चार्ज स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, या कौन सा प्रोटीन कॉलम में ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन करेगा। तो जिसके लिए RT की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला प्रोटीन है, उसके ऊपर चार्ज स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा समय के लिए कॉलम में रिटेन करेगा। इसी तरह आपको KD की वैल्यू भी गिवन हो सकती है, इसके बेसिस पर भी आपको प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स को देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के 2 टाइप्स होते हैं, कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो हमारी सॉलिड रेजिन बीड्स होती है, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन बीड्स हम काम में लेते हैं, या फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हमारे एनायन बीड्स हम काम में लेते हैं। ये जो रेजिन बीड्स होते हैं ये अपोजिटली चार्ज्ड एनालाइट को अट्रैक्ट करते हैं एंड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये कैटायन को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, कैटायन क्या है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड एनालाइट को ये एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पर हमारा एनालाइट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसको एक्सचेंज करने के लिए हम मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं। हमने यहाँ पर X+2 चार्ज के साथ में अपना बफर सॉल्यूशन ऐड किया। ये मोर आयनिक स्ट्रेंथ वाला जो हमारा बफर सॉल्यूशन है ये इस एनालाइट को रिप्लेस कर देगा, एक्सचेंज कर देगा एंड हमारा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर +1 चार्ज है ये रेजिन बीड से डिटैच हो जाएगा एंड कॉलम से बाहर इल्यूट आउट हो जाएगा। तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है आपको ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज एनालाइट को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर जो रेजिन बीड्स होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। मीन्स हम एनायन बीड्स यहाँ पर काम में लेते हैं। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो हमारी सॉलिड फेज होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड एनालाइट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड एनालाइट एक्सचेंज होते हैं या फिर हम कह सकते हैं इनका सेपरेशन होता है। यहाँ जो रेजिन बीड्स काम में ली जाती है, जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, नाम है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि नेगेटिवली चार्ज एनालाइट का एक्सचेंज कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है। लेकिन जो स्टेशनरी फेज है, जो रेजिन बीड्स है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ ये चीज को बच्चों आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना। कैटायन एक्सचेंज नाम कैटायन है लेकिन
यहाँ पर जो बीड्स हैं उसमें स्टेशनरी फेस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड एनायन एक्सचेंज ये नेगेटिवली चार्ज का एक्सचेंज करेंगे, सेपरेशन करेंगे, लेकिन जो रेजिन बीड्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ रेजिन बीड्स के चार्ज के ऊपर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले बीड्स हम काम में ले रहे हैं तो उसको हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगर हम नेगेटिवली चार्ज्ड बीड्स काम में ले रहे हैं तो उसको हम कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। प्रिंसिपल दोनों ही टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी के लिए सेम होता है एंड प्रोसीजर भी दोनों ही टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी के लिए सेम है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर किस तरह की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।